वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एक इंटरेस्टिंग कोट है, अननोन ऑथर का कोट है, लेकिन बहुत ही सही है। योर ब्रेन इज एन अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू मेक फर्टिलाइजर फ्रॉम गार्बेज और गार्बेज फ्रॉम फर्टिलाइजर। हमारा जो दिमाग है दोस्तों, ये अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री है। ये टोटली हम पर डिपेंडेंट है। आप सोचिए, इस खूबसूरती को देखिए। ईश्वर ने, भगवान ने जो हमें दिमाग दिया है, वो सबसे एडवांस चीज़ है इस प्लेनेट की। और यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के ऊपर अब अगर कोई सबसे एडवांस्ड कोई चीज़ है तो वो है हमारा इंसानों का दिमाग। और टोटली ये हम पर डिपेंड करता है। हम इसको जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। ये चाबी जो है, ये की जो है, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, वो हमेशा हमारे पास ही रहता है। आप जैसे चाहें वैसे अपने दिमाग को चला सकते हैं। आप गार्बेज जो है उसमें से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र जो है उसमें से गार्बेज बना सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है, मीन्स कम रिसोर्स से भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अच्छे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने का वो मौका नहीं है, तो भी आप चाहे तो घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वो सारे कोर्सेज लेने की तैयारी है। उनके पास अलग से कमरा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, क्या क्या नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो एक भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते। दी ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारा दिमाग जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। इज़न्ट इट? ये एक सीक्रेट की है। आप सोचिएगा इसके बारे में। आज 17 अक्टूबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इनफैक्ट 6 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज़ बैड लॉज इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो बहुत ही ख़राब हैं और अब इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। फिर हिजाब वाला जो केस है उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। इससे पहले भी हमने बातचीत की थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले। भाई, तो ये आर्टिकल जो है ये प्योर हिंदी आर्टिकल है। उसके बाद रिवर वाटर शेयरिंग इश्यू वाला जो आर्टिकल है ये भी प्योर हिंदी आर्टिकल है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एयर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल यानी कि 16 अक्टूबर को था वर्ल्ड फूड डे, तो इस पर एक आर्टिकल है। और लास्ट में प्रोटेक्ट योर पिन, ये साइबर स्कैम और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट वन, एक्सोसाइज द घोस्ट ऑफ दिस बैड लॉ। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। खबर ये आई कि सेक्शन 66A, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन 66A है, जिसको 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। कब? 2015 में, आज से 7 साल पहले। बहुत ही ये सेक्शन 66A जो है वो उस टाइम पर बहुत ही चर्चा का विषय था और बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके तहत पकड़ा जाता था। और उस टाइम पर नया नया FB और नया नया तो नहीं, लेकिन उस टाइम पर यूज़र्स जो हैं, मीन्स बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो FB, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों को ज्वाइन कर रहे थे। क्योंकि रिमेंबर 2016 में जब जियो आया, जियो जब फ्री ये 4G लेकर आया, 1 साल के लिए इट वॉज फ्री, इज़न्ट इट। लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत कम लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये वाला फेज़ जब था तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ब्रॉडबैंड और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे देश में स्टार्ट किया और बहुत सारे केसेस जो हैं वो भी सामने आए। तो बहुत सारे लोगों को सेक्शन 66A के तहत पकड़ा जाता था। लेकिन फिर फाइनली 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो बात ख़त्म हो गई ना। अब 7 सालों के बाद हम इसको फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, हमारे 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में आज भी 7 सालों के बाद आज भी ये सेक्शन 66A जो है इसका वाइड स्प्रेड यूज़ किया जा रहा है। सोचिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया और इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट्स वेरी वियर्ड, इज़न्ट इट? और 1000 से भी ज़्यादा केसेस जो है वो 2015 के बाद रजिस्टर हुए हैं और 169 कोर्ट्स जो हैं वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही है इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर। जो एक्ट हमारे देश में, मीन्स आई वुड से कि अगर किसी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चल रही है और आप नहीं जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली जो है, मीन्स जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में 169 कोर्ट्स ऐसी हैं जिनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A को नल एंड वॉइड 2015 में कर दिया था। जस्ट इमेजिन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आता है। सेक्शन 66A जो है वो बेसिकली इतना, मीन्स क्यों, मीन्स चर्चा का विषय क्यों था, या फिर ये डेंजरस क्यों था, क्यों इसको हटाया गया? इससे क्या हो रहा था कि पुलिस जो है उनके पास इतने पावर्स आ गए थे सेक्शन 66A के तहत कि अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं, फेसबुक, ट्विटर,
कुछ भी ऐसी चीज़ जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया बेसिकली, और आपने कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, और अगर पुलिस को लगता है कि ये ऑफेंसिव है, ख़ास करके सरकार के ख़िलाफ़ आपने कोई चीज़ लिखी, ऐसा कुछ है, तो फिर आपको अरेस्ट करने का पावर जो है ये सेक्शन 66A जो है वो देता था, जिसको कहते हैं कार्टे ब्लांच, राइट। कार्टे ब्लांच यानी कि एक प्रकार की, ये फ्रेंच वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक अनकंडीशनल अथॉरिटी, राइट। आपकी फुल डिस्क्रिशनरी, पुलिस को जैसा लगेगा, पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही टैटे कर रहा है, इसको पकड़ने की ज़रूरत है, और बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके खिलाफ आपने कुछ लिखा, तो फिर उसके नेता अगर चाहे तो पुलिस को फ़ोन करके बताएंगे कि देखिए इसको सेक्शन 66 के तहत पकड़ लीजिए, समझा दीजिए इसको एक बार, कि कानून क्या होता है ये वो। और ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता था। जस्ट इमेजिन कि ये लो जाने के बाद भी अभी चल रहा है, तो इसका कितना मिसयूज़ हो रहा है या फिर कितना ख़तरनाक है ये, यू कैन इमेजिन। अब मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि ये आज भी चल रहा है, तो फॉरगेट अबाउट, मैं तो कहता हूँ कि जो एक आम आदमी है, चलो उसके लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें से वो जूझ रहा है, महंगाई से और बच्चों की फ़ीस, ये वो क्या क्या नहीं, तो उसको अगर लॉ के बारे में वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो हम समझ सकते हैं हर कोई जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करे। बट लॉ के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पुलिस वालों को पता नहीं है, लॉ मीन्स कोर्ट्स को पता नहीं है, वकीलों को पता नहीं है, कोर्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। 169 कोर्ट्स में अगर ये केस चले तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस कोर्ट में जो कहे कि भाई ये 66 जो है 66A IT एक्ट वाला, वो 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है। फिर दूसरी चीज़ ये भी आती है कि एजुकेशन में वैसे RTI के RTE के आने के बाद, राइट टू एजुकेशन के आने के बाद जो है वो लोग जो हैं तो मीन्स बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो स्कूल में अच्छा हुआ है, लेकिन क्वालिटी वाइज एजुकेशन जो है वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, इज़न्ट इट? क्योंकि आज भी वो राइट जो हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उसको लेकर हमारे अंदर इतनी कोई ख़ास अवेयरनेस जो है वो नहीं है। हमारी जो ओपन सोसाइटी है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ों को लेकर हमें अलग से अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक डेमोक्रेसी भी जो है वो मैच्योर नहीं होगी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हिजाब मामले में दोनों ही जज तार्किक रूप से सही है। अभी एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था हमने, राइट, और उस लाइव सेशन में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि ये दो जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो बेसिकली हमने फ्राइडे को इसके बारे में डिस्कशन की थी, राइट। फ्राइडे का जो लेक्चर है तो उसमें मैंने समझाया था कि ये दो जजेस ने जो जजमेंट दिया, तो इट्स ओके, इट्स गुड कि हमारी जुडिशियरी जो है वो इतने अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है कि कोई जज जो हैं उनका ओपिनियन जो है वो अपने जो कलीग हैं उनके ओपिनियन से अलग है तो भी लॉजिकल रीजंस दे रहे हैं, तो दैट इज़ ए गुड थिंग अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन। अब ये पूरा मैटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया है, अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। देखिए, आज की जो आधुनिक दुनिया की हम बात करें तो इसमें हकीकत जो हम कहते हैं, सत्य जो हैं, ये वैज्ञानिक सोच और उनसे बने तर्क वाक्यों से निकले निष्कर्ष से तय होता है। हकीकत तो यही है ना, ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, कि जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो रैशनल चीज़ें हैं, उनके आधार पर, तर्क वाक्यों के आधार पर उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको हम समझते हैं और पता चलता है कि चलो ये सत्य है, ये हकीकत है। और अदालतों के फैसले जो हैं वो इसी बुनियाद पर टिके हुए होते हैं और अदालत जो है वो फैसले भी इसी बुनियाद पर लेती है। लॉजिक जो है, रैशनैलिटी जो है, उसको जोर दिया जाता है। वित्त पोषित स्कूलों में, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं, वहाँ पर छात्राओं के हिजाब पहनने पर कर्नाटका सरकार का प्रतिबंध लगाना, इस पर ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यानी कि एक जज जो हैं उनका कहना ये था कि उनका मानना ये था कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो क्यों, मीन्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म, राइट, UNI, यूनिफॉर्म, यानी कि एक सिंगल फॉर्म। हम सब जब यूनिफॉर्म पहनते हैं दैट मीन्स वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इक्वल। एक स्कूल में, एक क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो अरबोपति हों, और दूसरा बच्चा जो है वो ऐसा होता है कि
उसके पेरेंट्स को फ़ी भरने में भी बहुत सारे इश्यूज होते होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो एक डाइवर्सिटी हमारे हमारे क्लासरूम में हमें देखने को मिली है, आई एम श्योर आपको भी मिली होगी। बहुत सारे एक दो स्टूडेंट्स तो ऐसे ही होते ही हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, और एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही गरीब रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक क्लास में बैठते हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, वी ऑल आर इक्वल। तो ये चीज़ जो है ये यूनिफॉर्म जो है उसकी वजह से होती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट जज वन ने बताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार जो है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर्टिकुलरली स्कूल में। दूसरे जो जज हैं उनका कहना ये है कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ ही अनुच्छेद 21 गरिमा से जीना, ये दोनों चीज़ें प्रभावित होती है जब हम किसी व्यक्ति को उनको जो पहनने हैं कपड़े या फिर जो शिक्षा का जो एजुकेट मीन्स वो जाते हैं, लेट्स से कि हमने बात की थी सरदार जी के बारे में, राइट, सिख के बारे में, कि उनको पगड़ी पहनना जो है वो इट्स मैंडेटरी फॉर देम, राइट, कि उनको पहननी ही पहननी है। तो उसके लिए सरकार ने कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, लेकिन कुछ धर्मों में जो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है, फॉर एग्जांपल टीका लगाना, या फिर मुसलमानों की बात करें तो दाढ़ी रखना, तो ये जो भी अलग अलग कस्टम्स हैं, तो ये वही चीज़ों पर आकर अटक जाते हैं। मीन्स कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही एसेंशियल है, उसके बिना आप उस धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें क्लियरली समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो दूसरे जज हैं उन्होंने कहा है कि किसी को हम ऐसे रोक नहीं सकते, उनको जो पहनना है वो पहन सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार और उनके जो गरिमा से जीने की बात है। तो उन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये हिजाब जो है वो अलाउड होना चाहिए। बोथ आर राइट, दोनों के जो तार्किक रूप से देखा जाए तो दोनों के ओपिनियंस जो हैं वो काफ़ी सही हैं। लेकिन प्रश्न धर्म और धार्मिक प्रतीकों पर आस्था का है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी एसेंशियल है, उसके बिना वो चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल हिंदू की बात करें तो टीका लगाया ना लगाया इट्स ओके, इट्स फाइन, राइट। ऐसा नहीं है कि टीका नहीं लगाएंगे तो आप हिंदू नहीं है, टीका लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ हिंदू। लेकिन टीका नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू नहीं रहेंगे। द सेम वे हिजाब के बारे में भी कुछ ऐसा सोचा जा सकता है, राइट। सेम थिंग कैन गो फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। अलग अलग धर्मों में जो भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम ये मीन्स लॉजिक के आधार पर देख सकते हैं कि जिस टाइम पर सिस्टम क्रिएट की गई थी शायद उस समय पर आज के जो भी धर्म हैं वो नियरली 1000 ईयर पुराने लॉज को फॉलो करते हैं, राइट। चाहे क्रिश्चियनिटी हो तो 2000 ईयर्स पुराना, मुस्लिम्स की बात करें, इस्लाम की बात करें तो नियरली 1400 ईयर्स पुराना, हिंदुज़म जो है तो उनके लॉज और भी पुराने हैं, यहूदी फिर पारसियों के लॉज काफ़ी पुराने हैं। तो अलग अलग धर्मों के लॉज जो हैं, लेकिन उस समय पर चीज़ें कैसी थी, आज के समय में चीज़ें कैसी है, उसके आधार पर जो भी रिलीजियन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको समझकर इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालने में कोर्ट की भी मदद जो है वो करने की ज़रूरत है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। अब बात करते हैं नदी जल बंटवारे के मामले के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नदी जल बंटवारे की बात करें, जो हमारी नदियां हैं, राइट, उसके पानी को बांटने की जब भी बात आती है तब अलग अलग राज्यों में हमें यह चीज़ देखने को मिली है कि राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए जो हम कहते हैं प्रोविंशियलिज्म, राइट, प्रोविंशियलिज्म यानी कि अपने राज्य को सबसे ऊपर मानना, अपने राज्य के बारे में ही सोचना, देश के बारे में ना सोचना। और जब भी हम ऐसे प्रोविंशियलिज्म की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं संकीर्णता, तो संकीर्णता और ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो इससे क्या होता है पता है, हमारे राष्ट्र की जो एकता है इसको क्षति पहुंचती है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। और ये जो भी रिसोर्सेस है ना हमारे देश के, भले ही वो राज्य की टेरिटरी में आते हों, लेकिन ये सारे के सारे रिसोर्स जो हैं वो हमारे देश के हैं। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया के हैं, हम सब के हैं, जितने भी जीव हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि पानी जो है, वाटर जो है, वाटर, एयर, लैंड, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं जब एक जगह पर इंटरेक्ट होती हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। ये नॉट बायोस्फीयर रिजर्व बट बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाला स्फीयर,
एयर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ज़मीन वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिथनोस्फीयर। और ये तीनों जहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ पर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, ये बन जाता है बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर जो है उस पर हर एक जीव का अधिकार है, उसमें कोरोना वायरस का भी अधिकार है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि सर ये क्या स्टेटमेंट, बट थिंक अबाउट इट, वो भी एक जीव ही है, उसका भी अधिकार है, वो भी यहाँ की ही प्रोडक्ट है। ऐसा थोड़ा हम कह सकते हैं कि इंसान ही सबसे बेस्ट है, अलग अलग जीवों का इन सारी चीज़ों पर अधिकार है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं और उन्होंने एक अपनी ज़मीन पर बड़ा सा कुआं खोद लिया, या फिर उसने जो एक सबमर्सिबल पंप है वो लगा दिया, और उसके बाद वो धड़ाधड़ जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करने लगे, ये मानकर कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं पे कर रहा हूँ और मेरा सबमर्सिबल है, मैं जो चाहे वो करूँ, ऐसा अब अलाउड नहीं होना चाहिए। जितने लोगों ने जो भी किया, चलो उस टाइम पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज समझ आ चुकी है। अब लॉज को थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है, हम थोड़े इसमें भी पीछे चल रहे हैं। कई राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर अप्रिय स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, और फिर से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो नदियां हैं, उनका जो जल है, उसको राष्ट्रीय संपत्ति की तरह देखा जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो हमें इसको इंटरनेशनल या फिर इस पृथ्वी की संपत्ति के तौर पर देखना चाहिए, उसके बाद इसको राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर देखना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है, क्योंकि जब हम इसको विश्व की संपत्ति के तौर पर देखेंगे तब हम ये समझेंगे कि ये जो हवा है ना, इसको जब हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की हवा है हम पॉल्यूट कर रहे हैं। हवा जो है ये ग्लोबल है, ये हर जगह पर, इसको कोई नहीं रोक सकता। इन द सेम वे ये दिस इज़ द थिंग राइट, कुछ डेवलप देशों ने जो भी पॉल्यूशन किया तो उसकी वजह से दुनिया के सारे देशों को भुगतना पड़ रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम सब इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। एनीवे, तो राष्ट्रीय संपत्ति की तरह हमें इसको देखने की ज़रूरत है। और नदियाँ जो हैं वो किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं, उसका पानी जो है वो पूरे क्षेत्र तक नहीं, पूरे देश तक, भले ही उसकी फिजिकल रेंज कम हो, लेकिन पूरे इसको एक नेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल के तौर पर ही हमें देखना चाहिए। और इसके सॉल्यूशंस के लिए कोई बीच का रास्ता निकलने की हमें ज़रूरत है। इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जल को समवर्ती सूची में लाने की जो पहल शुरू की थी उससे आगे बढ़ाएं, कि बेसिकली ये जो जल हैं, वाटर जो हैं, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करने की जो शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने, उसको अपने पीक तक ले जाने की, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि पानी जो है उसका प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, इसका मिसयूज़ ना हो, और इस पर ऐसे पॉलिटिक्स ना हो जिससे देश जो हैं, राष्ट्रीय एकता जो है उसको ठेस पहुँचे। राइट, सेफ्टी फर्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। गोवा से हैदराबाद जाने वाली एक फ़्लाइट, स्पाइस जेट की जो फ़्लाइट है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसमें से धुआं निकलने लगा था। जस्ट इमेजिन कि उस प्लेन में बैठे हुए लोग जो हैं उनकी क्या हालत हुई होगी, जब सोचकर भी डर लगता है। स्पाइस जेट जो हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अप्रैल से अगर आप देखेंगे, अप्रैल 2022 से, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए। बहुत बार ये जो है वो स्पाइस जेट जो है वो न्यूज़ में भी रहा है बिकॉज ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट्स। और अगस्त में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसने इस पर एक कैप भी लगाई थी कि आपकी जो भी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं तो सिर्फ 50% कैपेसिटी में ही आपकी फ़्लाइट जो है वो उड़ पाएगी, क्योंकि आप जो हैं वो सभी फ़्लाइट्स को इतनी अच्छी तरीके से सेफ्टी और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो नहीं करते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में राज्यसभा में बताया था कि जो पायलट्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, और वेदर और एटीसी के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ की वजह से सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न्स जो है वो गवर्नमेंट ने राज्यसभा में यानी कि हमारे देश के सामने रखे थे। स्पाइस जेट जो है उसका मार्केट शेयर कुछ 8% जितना है। स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज इसमें रहती है, और इसके साथ साथ जो अपने सप्लायर्स हैं उनको भी टाइम पर पैसे पे नहीं करता है ये स्पाइस जेट। लेकिन इसका जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि इनकी फ़्लाइट जो है वो जनरली फुल रहती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फिर से ये खबर में स्पाइस जेट फिर से न्यूज़ में आया है, तो अब इस पर और ज़्यादा
ये जो DCGA है, सॉरी DGCA, नॉट DCGA, DGCA जो है उसको मीन्स सेफ्टी के साथ जुड़ी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन है। शायद आपने रनवे 37 क्या था नाम उसका, अजय देवगन की फिल्म है, राइट, और मैं नाम भूल गया हीरोइन का, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब है उसमें, और ये सिविल एविएशन के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, कभी वक्त मिले तो देखिएगा उसको। तो उसमें भी दिखाया जाता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश जो है वो की जाती है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो DCGA नहीं करवा पा रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम होने के बाद कोई एक्शन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम के जहाँ पर लोगों की जान जो है, मीन्स एविएशन में ऐसा है कम से कम एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सीडेंट होता है अगर बड़ा वाला हो गया कुछ, तो फिर उसमें जान किसी की नहीं बचती। तो ये सबसे डेंजरस इसको बना देता है, वरना सबसे अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड भी एविएशन का ही है। तो ये मेंटेन रहें, लोगों का भरोसा इस पर रहें। और हम बात भी कर रहे थे इजनेट एविएशन के बारे में, मैंने आपको बताया था, शायद एक वीडियो में बताया था कि ये सेक्टर जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड होने वाला है। आने वाले 10 सालों के अंदर जो अभी एयर ट्रैफिक है वो डबल हो जाएगा। तो ऐसे समय में सेफ्टी के कल्चर को डेवलप करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड डे एज ए रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, ये इस साल की थीम भी है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, आज की डार्क रियलिटी ये है, हम कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जीते हैं, सबसे मॉडर्न ज़माने में जीते हैं। अभी तक इंसानों का इतना मॉडर्न ज़माना जो है वो कभी नहीं था, इतने मॉडर्न ज़माने में हम जी रहे हैं। लेकिन आज भी 828 मिलियन लोग ऐसे इस पृथ्वी पर जिनको पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है, और 50 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सीवियर हंगर का सामना करते हैं। सीवियर हंगर, राइट, उन्होंने कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया। ऐसी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, एंड WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाला, हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक 2022-23, और इस पर यह पता चला कि 205 मिलियन लोग ऐसे हैं 45 कंट्रीज़ में जिनको इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी टू सर्वाइव। उनको जीने के लिए ये इतने लोगों को फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कोविड के बाद सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे था, और इस पर यही तय किया गया है कि जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं तो इनको खाने पीने की चीज़ें जो न्यूट्रिशियस फूड हैं, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो उनको मिले, और 2030 तक हंगर को ख़त्म करना है। ये 17 जो गोल्स रखे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs जो हैं, तो उसका गोल नंबर 2 ये है ज़ीरो हंगर, और उसी का पार्ट है फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन। इंडिया की जर्नी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, बहुत इंस्पायरिंग रही है, राइट, नॉट इंस्पायरिंग बट इंस्पायरिंग रही है। एक वक्त था जब खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हमें एज ए चैरिटी के तौर पर USA से मिलती थी, लेकिन 60s के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब हमने उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की फूड प्रोडक्शन में, और आज एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर्स का लिस्ट निकालेंगे तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक जो है वो हमारा देश भारत है। चैलेंजेस भी भारत फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल वीट और राइस प्रोडक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ईयर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्शन कम हुआ है, कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश हो गई। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात की बात बताऊँ तो जो ग्राउंडनट है उसको सौराष्ट्र के बहुत सारे रीजन में, ये जो कहते हैं ना, मूंगफली की काफ़ी खेती होती है हमारे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत सारे किसान जो हैं उनका पूरा जो पाक है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उनका जो पूरी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल। तो वीट और राइस का प्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। 2030 तक हमारी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन होने वाली है। तो ज़्यादा लोगों को खाने पीने की चीज़ें उनके मुंह तक, उनके पेट तक पहुंचाने के लिए यू नीड टू प्रोड्यूस मोर, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज के चैलेंज है, तो अब हमें और ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है। 1948 से ये FAO जो है उसने इंडिया के प्रोग्रेस में काफ़ी मदद की है, खास करके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड की हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज़, फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सारी चीज़ों में भारत की मदद की है।
और इंडिया ने भी काफ़ी एफर्ट्स, राइट, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट निकाला उसको चलाने के लिए, TDPS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर जो मिड डे मील स्कीम थी तो उसको PM पोषण कहा जाता है अब, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तमिलनाडु ने जो ब्रेकफास्ट स्कीम निकाली है, तो ऐसे दूसरे राज्य भी अब इसके बारे में सोच रहे हैं। तो सरकारें जो हैं हमारे देश में काफ़ी कोशिश कर रही हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि अब अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, केमिकल्स का कम से कम उपयोग हो, पानी का सदुपयोग करें हम, राइट, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसमें बात आती है मिलेट्स की, राइट। मिलेट्स जो हैं दे आर वेरी गुड। ये 7 पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, इसका रट्टा मार लीजिए, मारना है आई डोंट केयर, लेकिन ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों 2023 जो है उसको यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर घोषित किया है और भारत ने ही ये प्रेरणा दी थी, भारत ने ही UN को बताया कि ऐसा कुछ आप कीजिए। तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पता है ना UPSC और स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को देखें और उसमें से सही वाक्य जो है उनको सिलेक्ट करें और फिर आपको ऑप्शन 1, 2 and 3 इज़ राइट, 1, 2 and 4 इज़ राइट, 1, 2, 3, 4 इज़ राइट, इस प्रकार के जो भी MCQs हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सातों के साथ आपको पता होने चाहिए। मिलेट्स जो हैं ये न्यूट्रिशन में अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, प्लेनेट के लिए अच्छे हैं। इनको क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कहा जाता है, सीरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लाइमेट चेंज थोड़ा बहुत हो रहा है, मिलेट को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम रिसोर्स से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं है तो भी ये पैदा हो जाएंगे। लेस एक्सट्रैक्टिव फॉर द सॉइल, ये सॉइल के भी लिए अच्छे हैं और सॉइल की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये अच्छे हैं। तो ये 7 इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब भारत जो है वो मिलेट्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। प्रोटेक्ट योर पिन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। फिशिंग अटैक्स, फिशिंग यानी कि जो लोगों को ऑनलाइन ठगा जाता है, राइट, उनको लूटा जाता है। तो स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन जिस प्रकार से हुआ है, ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम का पेनिट्रेशन हुआ है, उतना ही रिस्क अवेयरनेस का पेनिट्रेशन, एजुकेशन जो है वो नहीं हुआ है। लूट हर जगह पर हो रही, व्हाट्सएप, SMS के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। तो अब इसको लेकर डिजिटल अवेयरनेस की ज़रूरत है और ख़ास करके एल्डरली और दूसरे जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट सर्वे निकाला गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वे, राइट, और इस सर्वे ने ये बताया कि 2018 से स्कैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मीन सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज पॉइंट देखा जाए तो जो लोगों ने पैसे अपने गंवाए स्कैम के माध्यम से, दैट इज़ इन इंडिया। और NCRB के नंबर्स जो हैं वो भी, साइबर क्राइम के नंबर्स ये कहते हैं कि काफ़ी इसका प्रोलिफरेशन हुआ है, यानी कि नंबर्स जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। 2014 में 9,622 केसेस थे, अब इसमें देखिए 450% का उछाल है, राइट। 2021 में 52,974 केसेस हैं और पुलिस जो है वो इतनी अच्छी तरीके से चार्जशीट और ये सारी चीज़ें भी, मीन्स बहुत डिफ़िकल्टी रहती है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उतने सारे टूल्स, एजुकेशन, वो एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। साइबर क्राइम ब्रांचेस हैं लेकिन अभी भी वो टूल्स एंड गैजेट्स नहीं है। मैंने इससे पहले बताया था कि हमारे पुलिस वालों को हम साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, रादर देन जो IT फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनको हमें पुलिस में भर्ती करके उनको यहाँ पर इंचार्ज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो वी नीड टू चेंज द सिस्टम एज वेल। और डेड एंड बन जाता, क्या होता है कि ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं, राइट, जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये लोग जो है ना, जो गरीब लोग हैं तो उनका ID और ये सारी चीज़ें लेकर फिर कार्ड निकलवाते हैं और फिर लोगों को लूट लेते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन जब होगी पता चलेगा कि किसी गरीब मजदूर का कार्ड जो है उसके नाम पर कार्ड और ये सारी चीज़ें ले ली उन्होंने और फिर उसी कार्ड से लोगों को लूट लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और RBI जो है, RBI अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के माध्यम से इन कंप्लेंट्स को हैंडल करने वाली हैं और फ्रॉड रजिस्ट्री जो है वो तैयार करने वाली है। ऐसे डूबियस ट्रांजैक्शंस को लोकेट किया जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग। और इसी के साथ साथ जो टेलीकॉम और मैसेजिंग कंपनीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाकर हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे टेलीकॉलिंग और बल्क में मैसेजेस करने वाली कंपनीज जो हैं वो कौन से बिजनेस में जुड़ी हुई हैं। तो जो राइट स्टेप हमें लेने की ज़रूरत है वो ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये अलग अलग जो हैं, फॉर एग्जांपल RBI हैं, फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो
सबको मिलकर एक अलग से एक बॉडी बनानी चाहिए लेट्स से, और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आए, टेलीकॉम कंपनीज भी रियल टाइम देख सके कि लोग लोगों का जो जो प्राइवेसी है उसको वायोलेट किए बिना अगर बल्क में कोई कंपनी जो है वो कॉल्स कर रही हैं, एसएमएस सेंड कर रही हैं, तो फिर मॉनिटर किया जाए कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसमें, एंड ये रहा आपके लिए प्रश्न। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन रेफरेंस। आज हमने कैसे 6 टॉपिक्स को फटाफट सीख लिया। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।